नमस्कार। आजकल आप देखते होंगे कि आए दिन सावरकर को एक बहुत बड़ा देशभक्त स्थापित करने की कोशिशें होती रहती हैं। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि 1911 में अंडमान निकोबार की जेल में जाने के बाद सावरकर ने 1.5 महीने के अंदर कैसे माफीनामे पेश किए, इस प्रस्ताव के साथ कि यदि आप मुझे रिहा कर देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं और मेरे जितना बड़ा पैरवीकार आपका दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनको रियायतें देनी शुरू की और 1937 तक उनके सभी प्रतिबंध उन पर से हटा लिए गए। और ठीक 1937 में ही हिंदू महासभा के सम्मेलन में उन्होंने बाकायदा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पेश किया, 2 नेशंस थ्योरी, यानी ये देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है, हिंदुओं का देश और मुसलमानों का देश, जिसने एक आधारशिला तैयार की इस देश के बंटवारे की, जिसका मुस्लिम लीग ने फायदा उठाया और यही अंग्रेज चाहते थे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उस देशभक्ति की जिसमें भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में देखने की बात होती है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि सावरकर अंग्रेजों के सामने ये एक तरह से सलाह पेश करें कि भारत को नेपाल का गुलाम देश बनाया जा सकता है और वहां के सिसोदिया वंश के महाराज को भारत का सम्राट बनाया जा सकता है? कैसे? उनके अपने सचिव एएस भिड़े ने दिसंबर 1937 से लेकर और अक्टूबर 1941 तक के स्टेटमेंट्स, मैसेजेस और डायरी के एक्सट्रैक्ट्स जो सावरकर के थे उनको संकलित किया है। उसके पेज नंबर 256 पर वो कहते हैं, लिखते हैं उनके वक्तव्य को सावरकर के, कि यदि कहीं भारतीय साम्राज्य आपके यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ से फिसले तो इसे ब्रिटेन के एक समान और स्वतंत्र सहयोगी जैसे कि नेपाल नरेश के सुपुर्द कर देना चाहिए। सिसोदिया वंश के वंशज महामहिम नेपाल नरेश को भारत का सम्राट बनाया जाने का अवसर सर्वोत्तम है। भले ही यह आश्चर्यजनक लगे, लेकिन यह बात हम हिंदुओं से बेहतर अंग्रेज जानते हैं। और इसमें आगे वो लिखते हैं उसी नेक्स्ट पेज पे 257 नंबर पेज पे, आज नेपाल एक नए जीवन के मुहाने पर खड़ा है। उसका भविष्य उसे एक और केवल एक दिशा में पुकार रहा है। यह असंभव नहीं कि नेपाल को स्वयं भारत के भाग्य पर नियंत्रण के लिए आमंत्रित कर लिया जाए। आपको याद होगा माधुरी दीक्षित की एक फिल्म के रिलीज के टाइम उन्होंने यह कह दिया था कि नेपाल आखिर भारत का हिस्सा ही तो है। शायद उनको जानकारी नहीं थी, जियोग्राफी नहीं मालूम होगी। इस पर नेपाल के अंदर उनको उनकी फिल्म पे थिएटरों में आग लगा दी गई थी और वहां रहने वाले भारत वालों को अपनी सुरक्षा के लिए काफी तादाद में भागना पड़ा था। यानी नेपाल के लोगों को यह बात मंजूर नहीं थी कि नेपाल भारत के मातहत या भारत का एक हिस्सा बन के माना जाए। ऐसे में भारत जैसे विशाल देश जिसकी महानता की बातें होती हैं, वो नेपाल जैसे एक छोटे देश के मातहत उसका गुलाम देश बन सकता है? इसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है? कोई भी देशभक्त या आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये बाकायदा सावरकर के वक्तव्यों का हिस्सा है, जैसे एएस भिड़े ने संकलित किया है। ये आप पेज नंबर 257 और 56 पर दोनों चीजें देख सकते हैं। इतना ही नहीं, सावरकर ने पंजाब को अलग सिखिस्तान बनाने की सिखों की मांग की संभावना का स्वागत किया था। यानी सिखिस्तान अलग हो सकता है। यानी जिस खालिस्तान को बनने से रोकने के लिए भारत को अपनी एक प्रधानमंत्री का बलिदान देना पड़ा, उस सिखिस्तान को बनाने की संभावना का स्वागत कर रहे हैं सावरकर। यह अखंड भारत तो नहीं हो सकता है। और देखिए, त्रावणकोर जिसे बाद में त्रिवेंद्रम कहा जाता था और आजकल तिरुवनंतपुरम कहा जाता है, वो एक बड़ा राज्य था दक्षिण भारत में। उसके दीवान ने 18 जून 1947 को रामास्वामी अय्यर ने जब घोषणा की कि त्रावणकोर एक अलग स्वतंत्र राज्य होगा, वो भारत में शामिल नहीं होगा, तो उसमें सावरकर टेलीग्राम भेजकर
उनको बधाई देते हैं, कहते हैं कि उनका त्रावणकोर के हिंदू राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित करने का निर्णय दूरदर्शिता और साहसपूर्ण दृढ़ निश्चय है। यह आप पढ़ सकते हैं धनंजय कीर की ही पुस्तक वीर सावरकर में पृष्ठ नंबर 387 पर। यानी भारत जितना भी बचा था पाकिस्तान के अलग होने के बाद, उसकी स्थिति में ये अलग अलग स्टेट्स अगर भारत का हिस्सा नहीं बनते हैं तो ये सावरकर को मंजूर था। तो किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं, किस मजबूत भारत की बात कर रहे हैं, किस देशभक्ति की बात कर रहे हैं, ये एक सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों के लिए वो क्या कर रहे थे, जो कि सीधा जुड़ा हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के साथ, भारत की आजादी के लिए। सावरकर हिंदू राष्ट्र दर्शन नाम की पुस्तक में पृष्ठ नंबर 203 पर आप पढ़ सकते हैं कि हिंदू महासभा अध्यक्ष सावरकर ने भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं का ब्रिटिश सेना में शामिल होकर ब्रिटिश हितों की रक्षा करने का आह्वान किया और कहा कि साम्राज्यवाद से सहयोग की नीति की भर्त्सना करने वाले कुछ मूर्खों की बात ना सुने। यानी अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, जो उनके खिलाफ आपको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो मूर्ख हैं, उनकी बात ना सुने। और वो कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस थे, जो बाकायदा इंडियन नेशनल आर्मी बना के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। कांग्रेस थी जो यहां तक कि भारत छोड़ो आंदोलन तक चलाया अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छा अवसर था। उस समय के ऊपर सावरकर उन लोगों को मूर्ख कह रहे थे जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए देशवासियों का आह्वान कर रहे थे। उनका जो न सिर्फ सत्ता में थे, देश के ऊपर कब्जा किए हुए थे, बल्कि उसका शोषण कर रहे थे। इसका नाम उन्होंने दिया रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन है ये, यानी अनुकूल सहयोग है अंग्रेजों के साथ। भागलपुर में 1941 में हिंदू महासभा के 43वें सम्मेलन में सावरकर कहते हैं, हम चाहे पसंद करें या नहीं, हमें अपने परिवार और घर को युद्ध के प्रकोप से बचाना होगा और यह तभी संभव है जब हम भारत की रक्षा के लिए सरकार के युद्ध प्रयासों को मजबूत बनाएं। अतः हिंदू महासभा को हिंदुओं को विशेषकर बंगाल और असम में जितना प्रभावी तरीके से हो सके बिना एक क्षण गंवाए सेना के सभी अंगों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी हिंदू महासभा को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें, खासतौर से बंगाल और असम में। और डिफेंस कमेटी जो अंग्रेजों की थी, जो फौज से संबंधित फैसले लेते थे, उसमें बाकायदा हिंदू महासभा के 2 सदस्यों को शामिल करवाया गया और उनके शामिल होने पे सावरकर टेलीग्राम लिखते हैं वायसराय को और फौज के जनरल वॉवेल को, जिसमें वो लिखते हैं कि महामहिम के द्वारा हमारे व्यक्तियों की डिफेंस कमेटी में नियुक्ति का स्वागत है। हिंदू महासभा सर्वश्री कलिकर और जमुनादास मेहता की नियुक्ति को विशेष संतोष के रूप में देखती है। देशभक्ति की बात है। एक और आप नेपाल की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, दूसरी ओर आप सिखिस्तान अलग बनाने के लिए स्वागत कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप बधाई दे रहे हैं कि त्रावणकोर राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा ना बने, चौथी तरफ आप अंग्रेजों के खिलाफ चल रही मुहिम का विरोध करके अंग्रेजों के लिए युद्ध करने के लिए भारतवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। इन सारी चीजों के आधार पर विश्लेषण क्या कहता है? क्या आप अंग्रेजों के हित में काम कर रहे थे या भारतवासियों के हित में काम कर रहे थे, आजादी की लड़ाई के हित में काम कर रहे थे? क्या ये 1937 में सभी तरह के प्रतिबंध अंग्रेजों के द्वारा सावरकर पर से हटा लेने के बदले में वो आश्वासन जो सावरकर हमेशा देते थे अपने माफीनामों में कि यदि आप मुझे रिहा कर देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मेरे जैसा पैरवीकार दूसरा आपका हो ही नहीं सकता, क्या उसी समझौते का हिस्सा तो नहीं था? आप तय कीजिए। नमस्कार।